हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कर रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना ये है आपने चैप्टर को कितना समझा है यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था प्लास्टिड के बारे में। आपने कहा कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। क्या आंसर हमारा आया था? हमने बात की थी ल्यूकोप्लास्ट की। हमने बात की थी ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया था कि जो कच्चा हरा फल होता है वो पकने के बाद अपना रंग क्यों बदल देता है। आंसर क्या आया था? हमने कहा था जो आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन था जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था, आपसे पूछा गया था द फिनोमेनॉन वेयर अ साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। ये वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं। अब देखिए, आपको सिचुएशन दी गई है ये हमें प्लांट सेल यहाँ पर आपको बता रही है, ठीक है। क्या है ये? प्लांट सेल है। आपने क्या इसमें चेंजेस जब आए तो चेंजेस आने के बाद आपने क्या देखा? आपको कुछ इस प्रकार के चेंजेस दिखाई दिए। अब हुआ क्या, इसको समझने के लिए आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, यानी कि पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपने कहा ये जो आपको ब्लू कलर में दिखा, इसे आपने कहा सेल वॉल, जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसे आपने कहा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका हो गया है केंद्रक, जिसे आपने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। ये आपका हो गया है कौन सा पार्ट? साइटोप्लाज्म वाला। ये वाला पोर्शन सेम, इसमें भी यही चीजें आ रही हैं, सेम पोर्शन है दोनों में। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आपने कहा जब आपने इसको, अब ये है क्या? प्लांट सेल है। इतना तो आप समझते हैं कि ये क्या है? प्लांट सेल है। आपने कहा जब प्लांट सेल को आपने एक हाइपोटोनिक माध्यम में रखा तो यहाँ पर जो सेल थी वो इस प्रकार से सिकुड़ गई है। तो सिकुड़ने के बाद हुआ क्या? आपने कहा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी और आपकी जो आपकी सेल वॉल थी और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या हो गई है? एक दूसरे से अलग हो गए। पहले एक दूसरे से सटे हुए थे। इस वाली इमेज में आप क्या देख रहे हैं? ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं, यानी कि अंदर का जो मटेरियल था वो श्रिंक हो गया है, ठीक है। श्रिंक हो गया है तो ये गैप आपको देखने को मिला है। अपने का सेल यहाँ पर श्रिंक हो गई है। इस फिनोमेनन को आप क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपका ये था। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो यही सेम लैंग्वेज में आपके पास आएगा। आपसे पूछा जा सकता है, इस घटना का नाम आपको बता दिया जाए तो सबसे पहले तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आंसर आपका क्या है? प्लाज्मोलाइसिस है। आपसे ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसे डायग्राम के माध्यम से समझाइए। हो सकता है कि आपके पास एमसीक्यू ना करके सीधे क्वेश्चन आंसर आ जाए और आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोलाइसिस में कौन कौन सी प्रोसेस वहां पर हो रही है। क्लियर है इतनी बात की क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं? आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, जब यहाँ पर सेल सिकुड़ी होगी तो यहाँ पर जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। क्लियर है? इस घटना को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर आपने बोला इस घटना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पर सिकुड़ा क्या है? साइटोप्लाज्म यहाँ पर आपका सिकुड़ा है, ठीक है। आपका यानी कि प्लांट सेल की बात हो रही है। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं इजी क्वेश्चन है, फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपने कहा डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि डैश को
कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या पूछा गया है? एनर्जी करेंसी के बारे में पूछा गया है, एनर्जी हाउस के बारे में नहीं पूछा गया। दो शब्द हमने कहा था एक तो ऊर्जा मुद्रा है और दूसरा वर्ड आ गया है एनर्जी हाउस। ठीक है, दूसरा हमने कहा एनर्जी हाउस। अगर हम एनर्जी करेंसी की बात करें, ऊर्जा मुद्रा की बात करें, हमने बात की थी किसकी? एटीपी की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, होगा यहाँ पर आंसर आपका एटीपी। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हमने कहा ये तो क्या है? कोशिका अंगक है। क्या है? सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, फंक्शन क्या था इसका? आपने कहा था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की फोल्डिंग करना, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करना, इसके अलावा जो आपके लाइसोम थे उसके लिए एंजाइम्स बनाना। क्लियर रहती बातें जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। इसके अलावा अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, हमने कहा फैट का यहाँ पर क्या करना? निर्माण करना। इसके अलावा जो सेल थी, सेल को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। इसके अलावा यहाँ पर क्या था? आपने बोला इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे जो हमने जब हमने कोशिका अंग के बारे में बात की थी तो हमने इनके फंक्शन के बारे में भी बात की थी। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की हम बात करें तो हमें कहा ऑक्सीजन क्या है? तो जब आप बात करते हैं किसकी? फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट मिलता है। दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, एक तो मेन प्रोडक्ट मिलता है, मुख्य उत्पाद मिलता है, एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जो अतिरिक्त उत्पाद आपका होता है। तो वहां पर ये ऑक्सीजन क्या होगा? अतिरिक्त उत्पाद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेम आपने कहा क्या है? कोशिका अंगक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने कहा यहाँ पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन यहाँ पर होता है। कैसे होता है? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपकी सेल, यानी कि ये है आपकी कोशिका। यहाँ पर आपके पास आता है ग्लूकोज, यहाँ पर ऐड होती है ऑक्सीजन, आपको मिलती है एटीपी जिसे आप एनर्जी कह रहे हैं, CO2 प्लस H2O। क्या कहते हैं इसे? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने कहा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है ऊर्जा ग्रह का। ऊर्जा ग्रह आपका क्या है? आपने बोला जो यहाँ पर कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एनर्जी करेंसी की बात आई, एनर्जी करेंसी की बात आई तो आपने कहा एटीपी क्या है? यहाँ पर ऊर्जा मुद्रा है। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए अब हमारे पास क्या आता है? पावर हाउस आ गया है, यानी कि ऊर्जा ग्रह आ गया। पावर हाउस क्या हो गया आपका? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। ठीक है, एटीपी क्या हुआ? ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, लाइसोसोम क्या हुए आपके? जिसे आप क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आरबीसी की, हम बात करें यहाँ पर किसकी? रेड ब्लड सेल्स की, जिसे आप क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। ठीक है, आप जान रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की। क्या है ये? रक्त में पाई जाती हैं। फंक्शन क्या होगा इनका? कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है इसके? आपने बोला इसमें पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, तो ये क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन आया है डैश कॉइन द टर्म सेल। सबसे पहले शेल जो शब्द है वो किसने दिया था, या फिर कोशिका की खोज किसने की थी? आपके पास आ गया है यहाँ पर गॉर्बाचेव, ठीक है, हिमलर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए
हमने इन दो साइंटिस्ट के बारे में, तो जब हमने डिस्कवरीज के बारे में बात की थी, हमने इनके नाम नहीं पढ़े थे, हमने बात की थी रॉबर्ट हुक के बारे में और ल्यूवेनहुक के बारे में। तो आपका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक आएगा। और रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की सेल की खोज की थी? जो डेड सेल होती हैं, ठीक है। डेड सेल में उन्होंने क्या किया था? जो यहाँ पर पेड़ की छाल होती है, ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, जिसे आप कॉर्क कहते हैं, पेड़ की छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था और उन्हें कुछ रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, जैसे कि आप मधुमक्खी में देखते हैं, इस प्रकार की संरचना आप देखते हैं। इस प्रकार की संरचना उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये रूम लाइक स्ट्रक्चर है और इन्हीं स्ट्रक्चर को, यानी कि इस एक स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? सेल कहा गया या कोशिका कहा गया। अगर हमारे पास आया सिंपल सा क्वेश्चन कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। हमें गलत कथन बताना है। तो सबसे पहला कथन है साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको करना है कि सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं। सेकेंड जो आपके पास आता है, लाइसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोम कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानी जाती है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें अपना डीएनए होता है। चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी क्या है? गलत है और इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये जो ऑप्शन है अच्छे से समझने हैं और इसका आंसर देना है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है, काफी अच्छे से हमने समझा हुआ है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और अपने आंसर को लिखिए। आपको करना क्या है? स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे होंगे, लास्ट के जो दो स्टेटमेंट है उन्हें हटा दीजिए, ठीक है। लास्ट के जो दो स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो इन्हें हटा लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे से। हम तीन यहाँ पर जो आपके पास कथन आए हैं, हम तीनों कथन को, तीन ऑप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले नीचे से हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? अपना डीएनए होता है, बिल्कुल होता है अपना डीएनए। हमने बोला इसमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, इसीलिए ये प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये स्टेटमेंट सही है, हमें ढूंढना क्या है? गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें कि लाइसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? प्रबल एंजाइम होते हैं या स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, या प्रबल से अच्छा शब्द होगा पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम इनमें होते हैं। तो अगर क्या होता है, अगर ये थैली फट जाती है तो ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आपने कहा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पर हम आते हैं, साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है उसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इतना पता है कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये हमारी सेल है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। और आपने कहा कि ये जो बीच वाला पोर्शन होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन आता है, ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म का आता है। एक तो हमने ये बात की थी। अब हमने कहा अगर हम न्यूक्लियस को देखें, अगर आप अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी होती है, यहाँ पर हमारा क्या पड़ा होता है? जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है। किसकी बात हो रही है? इस न्यूक्लियस को जब आपने बड़ा करके देखा उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है। तो आपने कहा इस वाले लिक्विड को तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये मैं हटा दूं, ये आप समझ चुके हैं।
ठीक है, अब हम कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके हमारे पास प्रोटोप्लाज्म आता है। और ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं होता, जब न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिलेगा तब इसे क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म कहेंगे। आपका जो गलत कथन था वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस हिसाब से आपके दोनों ऑप्शन क्या थे यहाँ पर गलत थे। जैसे ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट के सभी गलत है, ऐसा तो नहीं था, सभी गलत है, क्योंकि ये दोनों हमारे ऑप्शन बिल्कुल क्या थे? करेक्ट थे। लास्ट क्या था? नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हमने कहा नहीं, इनमें से गलत है कौन सा? आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है। ठीक है, तो लास्ट के जो स्टेटमेंट आती हैं वो आपकी क्या है? यहाँ पर गलत है, इसे आप क्या करेंगे? यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आता है इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट्स। आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से जो रसधानी है, रसधानी का कार्य नहीं है। सबसे पहले तो वैक्यूल के बारे में, रसधानी के बारे में बात करें। आपने कहा जो रसधानी होती है वो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, दोनों में होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमने कहा कि जो राजधानी होती है वो पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। कैसे? ये है आपकी जंतु कोशिका, यहाँ पे छोटे छोटे आपके पास क्या आते हैं? वैक्यूल आ गए हैं। ये आपकी क्या है? प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है। और आपने कहा ये पूरा जो आपके पास स्पेस यहाँ से आया है इस प्रकार से, पूरा ये आपका क्या है? वैक्यूल है। तो इतना डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में यहाँ पे क्या होते हैं? बड़े बड़े वैक्यूल्स आपके पास आते हैं और एनिमल सेल में आपके पास छोटे वैक्यूल आते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वैक्यूल का क्या कार्य नहीं है यहाँ पर। इसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि वैक्यूल का क्या कार्य होता है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या कार्य आते हैं वैक्यूल के। सबसे पहले आता है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि ये विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड कह रहा है दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में सहायता करते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन में क्या करेंगे? ये मदद करेंगे। तीसरा कह रहा है दे हेल्प टू मेंटेन अ टर्जिडिटी, ये क्या करते हैं? टर्जिडिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा कह रहे थे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि ये संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। लास्ट में कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। आपने बोला इनमें से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, तो लास्ट कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी जो कार्य रसधानी का नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं। हमने जब भी वैक्यूल की बात की थी हमने कहा था कलेक्शन कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपके यानी कि वो प्लांट के वैक्यूल में स्टोर हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करते हैं? स्टोरेज का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा टर्जिडिटी को बनाए रखते हैं, स्फीति को बनाए रखते हैं। अब टर्जिडिटी का हमने एग्जांपल लिया था, हमने कहा था किसी प्लांट को आप पानी मत दीजिए तो उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। ठीक है, मुरझा जाती तो एकदम ढीली पड़ जाती हैं। जैसे आपने पानी दिया एकदम जो पत्तियां हैं वो एकदम फैल जाती हैं, यानी कि उसमें जो टर्गर प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है। तो क्यों, कैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ? अगर
कोशिका की जो वहाँ पर राजधानियां हैं, सेल्स के जो वैक्यूल्स हैं वो फुली एकदम भरे हुए हैं, तो क्या करेगा वो टारगेट प्रेशर क्रिएट करेगा और वहाँ पर जो आपकी पत्तियां हैं वो एकदम से चौड़ी फूली भी रहती हैं। तो आपने कहा कि ठीक है, टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आपने कहा दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, संरचनात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपने कहा अगर टारगेट प्रेशर बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है तो लीफ एकदम क्या है आपकी चौड़ी फैली हुई है। टारगेट प्रेशर अगर वहाँ पर नहीं है तो लीफ कैसी हुई इस प्रकार से मुरझा गई है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो बचता है, जो कह रहा है कि ये क्या करेगा, सेल डिवीजन में मदद करेगा। अब सेल डिवीजन में होता क्या है, एक्चुअली में जो कोशिका है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, सिंपल सी बात है। फिर ये दो पार्ट में, यानी कि ये आगे की ओर क्या है, डिवीजन बढ़ता चला जा रहा है। फिर इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो सेल है वो डिवाइड होती रहती है। तो जब सेल डिवाइड हो रही है तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फेज आते हैं। क्या क्या फेज आते हैं, सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर जो सेल के अंदर मटेरियल है वो डबल होने लगता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनेली हो, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल हो, वो डबल होने लगता है। उसका अमाउंट क्या होता है, डबल होने लगता है। जैसे जैसे अमाउंट डबल हुआ, अब क्या होगा, जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है और हम कहते हैं कि जो भी मटेरियल इस सेल में है वो मटेरियल इस सेल में भी होगा और क्वांटिटी भी सेम होगी, नंबर भी सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनेली, जितने कोशिकांग इसमें है उतने ही कोशिकांग इसमें भी है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, इक्वल अमाउंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो डबल हो रहा है। अब यहाँ पर वैक्यूल का कोई कार्य नहीं है, ठीक है, सेल डिवीजन में वैक्यूल का कोई कार्य हमने नहीं देखा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कोशिका विभाजन क्या है, वैक्यूल का कार्य नहीं है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर, यानी कि कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम में होता है, क्रोमोसोम में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नन ऑफ द अबव। यानी कि लाइसोसोम गुणसूत्र है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई भी नहीं। अब लाइसोसोम की अगर हम बात करें, लाइसोसोम आप जानते हैं इसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि सेल का जो भी अपशिष्ट होगा, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, हमने कहा जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें आपका जो डीएनए होता है वो अरेंज होता है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डीएनए प्लस प्रोटीन की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो होती है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर रहती बातें। ठीक है, कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। अब न्यूक्लियस में होते हैं तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में बात की थी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोकैरियोट सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस रूप में होता है, वो कैसे होता होगा, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है, तो कैसे होता है वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है, तो आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप ईआर कह रहे हैं, और हमने कहा ईआर दो प्रकार का होता है, एसईआर और आरईआर। ठीक है, अब हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या है, आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से हमने कहा, क्योंकि दोनों आपसे पूछे गए हैं, आपसे प्रोटीन भी पूछा गया है, आपसे लिपिड भी पूछा गया, सिर्फ प्रोटीन की अगर बात होती तो हम कहते आरईआर हमारा सही आंसर होता। अगर आरईआर ऑप्शन में तो हम आरईआर को चूज करते हैं। ठीक है, अगर आरईआर नहीं है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आप यही चूज करेंगे। तो हमने कहा अगर सिर्फ प्रोटीन की बात होती है हम आरईआर देखते, अगर सिर्फ लिपिड की बात होती है हम एसईआर देखते। अब देखिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कर रहे हैं, आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्लियर रहती बातें। तो ये सारे जो ऑप्शन है इसे आप एक बार पढ़िए और इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस बाय विच द वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देयर बाय अ इक्विलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन आई है और आपको बताना है ये डेफिनेशन किस चीज की है। एग्जाम्पल इवेपोरेशन है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ऑल ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपसे पूछा गया एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर जो पानी है, पानी का विसरण हो रहा है, पानी बह रहा है हाई कंसंट्रेशन से, यानी कि जहाँ पर उच्च सांद्रता थी, जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा से, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जहाँ पर पानी की जो मात्रा थी, पानी की जो सांद्रता थी वो कम थी। क्यों बह रहा है? ताकि यहाँ पर क्या हो, इक्विलाइजेशन हो सके, जो दोनों मीडियम है, दोनों माध्यम है, वहां पर पानी बराबर हो सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे और अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो आपको डिटेल में समझना है उस पूरे टॉपिक को, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हम इसका आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि जो हमारा आंसर आएगा उसे हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा आपको जो और आपके पास 3 वर्ड आए हैं, 3 शब्द आपके पास आए हैं, इवेपोरेशन आया है, डिफ्यूजन आया है, ऑस्मोसिस आया है। तीनों शब्दों की क्या परिभाषा है, क्या मतलब है, ये भी आपको पढ़ के लेके आना है कि इवेपोरेशन हम किसे कहते हैं, कब होता है, इवेपोरेशन कहाँ पे होता है, डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, ऑस्मोसिस कहाँ पे हो रही है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, या तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको क्या करना है, पढ़ करके लेके आना है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।